वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं इस चैप्टर से हम लोग आगे बात करेंगे। हम लोग इस चैप्टर में अभी तक का डिस्कशन में सॉल्यूशन, कोलॉइड्स वगैरह के बारे में पढ़े। अब हम लोग सेपरेशन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो सेपरेशन में अभी तक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तक हो चुका है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही एक एप्लीकेशन आता है कि हमारे आसपास का जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, उससे गैस हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। तो गैसेस बहुत सारा मिक्सचर के फॉर्म में मिल करके बनाता है एक एयर, यानी कि एयर टोटली मिक्सचर है। क्योंकि नाइट्रोजन 78% पे है, आपका ऑक्सीजन 21% पे है, बाकी 0.0205 इस तरह से करके है अदर गैसेस। तो यहाँ पे बात किया जाता है अगर गैसों को प्राप्त करना है तो सिंपल सा फंडा है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब एयर में है क्या कि सब एक दूसरे से मिला हुआ है, पता नहीं चलता है कि कौन सा गैस कहाँ पे है। तो अगर एक सैंपल लिया जाए, अगर 1 kg एयर भर ले किसी टैंकर में, तो उसमें 78% नाइट्रोजन होगा ही होगा। तो उसको हम लोग प्राप्त कैसे करेंगे। तो जनरली सी बात है कि जब ये सैंपल अगर है तो इसमें 2 या 2 से अधिक सॉल्युबल लिक्विड या सॉल्युबल गैसेस मिक्सेबल जो है, ऐसे लिक्विड अगर मिल जाते हैं तो इनको अगर हम लोग अलग करना है तो हम लोग के पास एक ही ऑप्शन बचता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ही एप्लीकेशन हो जाता है कि एयर से गैसेस को प्राप्त करना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिपेंड करता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये डिपेंड करता है कि सॉल्युबल सब्सटेंसेस 1 और सॉल्युबल सब्सटेंसेस 2 या उससे भी ज़्यादा अगर ये मिल करके बना रहा है मिक्सचर, तो इसमें से हम लोग देखेंगे कि उन लोग का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या 25 केल्विन से कम है। 25 केल्विन से कम है तब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अप्लाई करेंगे, नहीं तो उससे ज़्यादा है तो हम लोग धीरे धीरे बॉयल करते हैं, वो अपने आप मिलते चला जाएगा। इसमें भी हम लोग बॉयल ही करेंगे मेनली, लेकिन अलग अलग कंटेनर में हम लोग का अलग अलग मिलते चला जाएगा गैसेस। तो हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे एयर से गैसेस को अलग करता है। तो ये हायरार्की में हम लोग देख रहे हैं कि एयर से हम लोग गैसेस को करना है तो सबसे पहले तो उसको कंप्रेस करेंगे और कूल करेंगे, प्रेशर को अप्लाई करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके। तो जब ये पूरी तरह से लिक्विफाइड हो जाएगा तो लिक्विफिकेशन के बाद हम लोग उसमें कॉलम बाय कॉलम एयर को गर्म करेंगे, और वो कॉलम किस चीज़ का होगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के तहत, यानी कि जिसका जैसा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा उसी हिसाब से हम लोग उसका कंटेनर को, उसके कॉलम को फिक्स किए हुए रहेंगे। तो हम लोग इसका फिगर को भी समझेंगे, और जब फिक्स किए हुए रहेंगे तो डिफरेंट हाइट पे अलग अलग गैस हम लोग को मिलते चला जाएगा। जैसे -183 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका ऑक्सीजन मिलेगा, आर्गन -186 पे आर्गन मिलेगा। तो ये क्या हो रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे घट रहा है, तो जैसे जैसे घट रहा है 183, 186, 195 माइनस में, तो हम लोग को ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन मिलते चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वायु से कंपोनेंट को, यानी कि गैसेस को अलग करने में मदद करता है और यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है। एयर से सबसे पहले तो संपीड़ित किया गया, यानी कि कंप्रेस किया गया, प्रेशर लगाया गया और टेम्परेचर को डिक्रीज किया गया। जब वो लिक्विफिकेशन हो गया एयर का, तो उसके बाद उसको कॉलम वाइज फिक्स करके उसमें हम लोग हीट देते हैं।
अब हीट देते हैं तो जिसका हीट बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता है तो वो बॉइलिंग पॉइंट जैसे 183 पे पहुंचता है माइनस में, तो -183 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑक्सीजन मिलेगा, -186 में आपका आर्गन मिलेगा और -196 पे नाइट्रोजन मिलेगा। और कितना मिलेगा वहाँ पे ऑक्सीजन 20.9 यानी कि 21%, फिर आर्गन 0.9% यानी कि 1%, नाइट्रोजन 78.1%। तो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से वायु से गैसों को तोड़ पाए। आपका नेक्स्ट इसमें अगर फिगर में हम लोग देखें तो ये उसी हायरार्की को एक्सप्लेन किया हुआ है बाय फिगर। यहाँ से एयर हम लोग पूरी तरह से भर दिए, प्रेशर जनरेट किए, इस ये पॉइंट पे प्रेशर लगाएं और ये एयर गर्म हवा जा रहा है, ठीक है। अब ये एयर जब जा रहा है, यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो चुका है और गर्म हवा भी जा चुका है। अब यहाँ पे वाटर को यहाँ से सप्लाई करते हैं, ठीक है, वाटर को सप्लाई करते हैं और यहाँ से इसके हीट के मौजूदगी में, क्योंकि ये प्लस हीट जा रहा है ना हॉट एयर के साथ, तो यहाँ से ठंडा पानी भी गर्म होकर के बाहर निकलता है। अब इस प्रोसेस के दरमियान क्या होता है कि ये जो गर्म हवा होता है ये कुछ लिक्विफाइड हो जाता है ठंडा होकर के, तो ये लिक्विफाइड एयर हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है ये। अब लिक्विफाइड एयर में यहाँ मिला तो एक कॉलम हम लोग दिए हैं सेपरेटर का, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, कैसा, तो ड्राई आइस के रूप में। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि जितना भी गैस बच गया अपने बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार, तो ये अब आगे वाले कंटेनर में जा रहा है जो कि लिक्विड एयर के रूप में है, ये एक्सटेंशन जेट में जाता है और आगे जाकर के नाइट्रोजन और आर्गन आउट होता है। यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन और आर्गन, और इसमें फिर बचा क्या, पूरा तरह से लिक्विड ऑक्सीजन, एक्वस, ठीक है, लिक्विड ऑक्सीजन। इस तरह से हम लोग को गैस प्राप्त किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। नेक्स्ट आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ही अगर यूज देखें तो हम लोग घरों के लिए पीने के लिए पानी जो यूज करते हैं वो भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ही यूज है। एक्चुअली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कह सकते हैं, लेकिन वो डिस्टिलेशन केवल रहेगा, फ्रैक्शनल नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग 4 कंटेनर रखे हुए हैं। 4 कंटेनर में ये एक स्टोरेज के लिए, दूसरा ये सॉलिड को सेडिमेंट करने के लिए, सेटल डाउन करने के लिए, ठीक है, सेडिमेंटेशन टैंक है। यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होंगे सब सेडिमेंट कर जाएंगे, ठीक है, जिसका डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगा। और जिनका डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, यानी कि कहीं कहीं वो फ्लोटिंग नेचर में है, तो वहाँ पे उसको इसमें रखा जाता है, इस कंटेनर में, वो लोडिंग टैंक है। अब लोडिंग टैंक से ये वाटर को फिर से सेडिमेंट किया जाता है और वहाँ से बचा हुआ वाटर को इस कंटेनर में डाला जाता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहला है पतले पतले कण में बालू, यानी कि बारीक बालू एकदम महीन, और उसके बाद बड़े बड़े कंकड़, फिर उसके बाद मोटे मोटे कंकड़, थोड़े एवरेज मॉडरेट विड्थ का कंकड़ लेंगे। पहले तो बालू, ठीक है, उसके बाद कंकड़ बड़ा बड़ा, फिर मोटा मोटा कंकड़, इस तरह से लेवलाइज करेंगे, 1 2 3 लेवलाइज। तो 1 2 3 लेवल में ये पानी जब आता है तो फिल्ट्रेशन टैंक में वो प्योर हो जाता है, किस फॉर्म में, तो जितना भी सेडिमेंटेशन के दरमियान बच गए हैं और भी इम्प्योरिटीज वो वहाँ पे फिल्टर कर जाते हैं। अब यहाँ पे जो मोटे तौर पे जो पानी छन के आएंगे ये प्योर H2O रहेगा, लेकिन इसके साथ जम्स जरूर आएंगे, ठीक है, H2O तो रहेगा लेकिन जम्स आएंगे। अब यहाँ पे कंकड़ पत्थर का कंसेप्ट खत्म, लेकिन जम्स को हटाने के लिए हम लोग क्लोरीनेशन करते हैं। क्लोरीन बहुत बढ़िया एंटीबैक्टीरियल है,
तो एंटीबैक्टीरियल को अप्लाई करते हैं वहाँ पे और हम लोग का पानी घरों में शुद्ध रूप में मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो कोई भी इम्प्योर सैंपल से हम लोग प्योर कॉपर सल्फेट कैसे निकालेंगे? तो कॉपर सल्फेट जनरली CuSO4 ये क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है और जिसका क्रिस्टल पॉसिबल है उसी का क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। सबसे पहला चीज ये। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या है? तो क्रिस्टलाइजेशन ही मेथड है इम्प्योर्ड सैंपल से कॉपर सल्फेट को अलग करने में। क्रिस्टलाइजेशन ही यूज किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन आखिर है क्या? मान लीजिए कि एक टैंकर है, इसमें इम्प्योर्ड CuSO4 है, ठीक है। अब उसको हम हीट करते हैं। इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। ये मान लीजिए कि शुगर है, चीनी, और ये वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाए हुए हैं। अब इसको हम लोग हीट दिए जा रहे हैं और ये गाढ़ा हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया। अब कंसंट्रेटेड हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? अब उसको सूखने दिए तो देखते हैं क्या है कि अपर लेयर में वो थोड़ा हार्ड, फिर नीचे थोड़ा सा हार्ड, फिर नीचे थोड़ा सा गाढ़ा, फिर नीचे थोड़ा सा और ढीला। तो ऊपर वाला जो लेयर मिलता है, ये वाला लेयर, ठीक है, ये वाला लेयर जो मिलता है ये कुछ इस तरह से मिलता है। उसका मॉलिक्यूल एक दूसरे से सटा हुआ क्रिस्टल फॉर्म में, ठीक है। तो क्रिस्टल फॉर्म में जब मिला तो हम लोग को प्योर चीनी मिल गया, यानी कि ये प्योर शुगर मिला। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे CuSO4 के केस में होता है। इम्प्योर CuSO4 लेते हैं, हीट देते हैं। हीट एक्चुअली उसको ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपने आप CuSO4 एक जगह इकट्ठा कर लेता है, ठीक है। और इकट्ठा करके वो क्रिस्टल फॉर्म तैयार करता है। और क्रिस्टल मतलब यूनिट ऑफ मैटर हम लोग कर सकते हैं। एक मॉलिक्यूल टाइप का हम लोग फिजिकल फॉर्म में देख सकते हैं, जिसको उसको हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। क्रिस्टल एक्चुअली मॉलिक्यूल का ही पार्ट है। मॉलिक्यूल ही बहुत सारा मिलकर के क्रिस्टल फॉर्म करता है, ताकि वो बाद में प्योर मैटर में कन्वर्ट हो सके। तो फिर से ये क्रिस्टलाइजेशन यूज किया जाता है इम्प्योर सैंपल से। CuSO4, शुगर, फिर सॉल्ट को भी हम लोग क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू ही समुद्र से निकालते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन भी बहुत बढ़िया मेथड है सेपरेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। ठीक। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज में हम लोग क्या देखेंगे? क्लास 8 से आप लोग को पढ़ाया जाता होगा कि अगर चेंजमेंट कुछ इस तरह से हो रहा है कि फिर से वो अपना ओरिजिनल फॉर्म में अगर मिल जाता है, तो वैसे चेंज को कहेंगे फिजिकल, ठीक है। लेकिन अगर ये चेंज इन्वर्टिबल नहीं है, ठीक है, यानी कि फिर से ओरिजिनल फॉर्म में नहीं अगर मिल सकता है, तो वैसे केस को हम लोग कहेंगे केमिकल चेंजेस, ठीक है। एग्जाम्पल, अब जैसे बर्फ से पानी बनना, तो पानी से फिर से तो बर्फ बना सकते हैं, तो वो फिजिकल चेंजेस हो गया। लेकिन अगर कोई कागज जलता है तो एसिड के रूप में बन जाता है, राख हो जाता है, तो वो एस फिर से कागज नहीं बन सकता है, तो वो हो गया केमिकल चेंजेस। यानी कि जहाँ पे एटॉमिक लेवल पे चेंजेज हो रहा है, वहाँ पे हम लोग एलिजिबल नहीं हैं कि उसके ओरिजिनल फॉर्म को प्राप्त कर सकें, तो वहाँ पे केमिकल चेंजेज हो जाएगा। और जहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म मिल जा रहा है एकदम निर्धड़क, उसको कहेंगे फिजिकल चेंजेज। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे पेड़ को काटना, ये आपका हो जाएगा कट ऑफ ट्री, ये फिजिकल चेंज है। बटर का पिघलना,
बटर मिल्क, ये फिजिकल चेंजेज है, क्योंकि पिघलने के बाद फिर से हम उसको बटर बना सकते हैं। लेकिन अगर उसी जगह पे अगर कोई किसी लोहे के सामान में जंग लगता है, यानी कि रस्टिंग, तो रस्टिंग हो जाएगा केमिकल चेंजेस। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो समझना यह है कि कौन सा ओरिजिनल फॉर्म में इन्वर्टिबल है या नहीं। इन्वर्टिबल अगर है तब तो वो फिजिकल चेंजेज है, और नहीं है तो फिर वो केमिकल है, और नहीं है तो फिर वो केमिकल। प्योर सब्सटेंस हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं कि एक या दो एलिमेंट से मिलकर जो बनता है एक फिक्स रेशियो के रूप में, या खुद एलिमेंट भी, वो प्योर सब्सटेंस है। जैसे सोना, ये प्योर सब्सटेंस है। CaCl2, ये भी प्योर सब्सटेंस है, भले ही दो एटम से मिलकर बना है, कैल्शियम और क्लोराइड। तो मेरा ये कहना है कि एलिमेंट या तत्व एक दूसरे से कंबाइन करके अगर यौगिक भी बनाता है तो वो भी प्योर है, और खुद एलिमेंट भी प्योर है। ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस के प्रकार कितने हैं, तो टाइप्स अगर देखा जाए तो पहला तो एलिमेंट, पहला एलिमेंट यानी कि तत्व। इसके बाद है आपका यौगिक यानी कि कंपाउंड। यौगिक, ये दो चीज प्योर सब्सटेंस के रूप में हम लोग देखते हैं। इसके अलावा प्योर सब्सटेंस होते नहीं है। क्यों? क्योंकि यही दो चीज है ही मैटर को एग्जिस्ट करने के लिए। तत्व अगर देखा जाए तो ये इन्वेंशन किया गया था, सबसे पहले अगर वर्ड पे ध्यान दिया जाए तो वर्ड लाया गया था, वर्ड गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल। ठीक है। और इसका डेफिनेशन जो दिया गया था वो एंटोनी एल लेवोसियर के द्वारा। ये डेफिनेशन दिया गया था गिवन बाय एंटोनी एल लेवोसियर के द्वारा। तत्व वह सब्सटेंस का फिक्स और ओरिजिनल रूप है जो केमिकल चेंजेज में भाग लेता है, और उसका डिविजिबल सरल यानी कि सिंपल सब्सटेंस में विभाजित नहीं किया जा सकता है। पर समझने की कोशिश कीजिए कि एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस का वह ओरिजिनल रूप है जिसमें वो सब्सटेंस का सारा प्रॉपर्टी मौजूद रहेगा, और उसको सिंपल वैसे सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हैं जहां पे पदार्थ का वही ओरिजिनल प्रॉपर्टी मौजूद रहे। यानी कि अगर अंतिम देखा जाए तो एलिमेंट ही है। एलिमेंट के बाद अगर तोड़ते हैं तो वो एटम पे जाएगा। एटम पे जाएगा तो एटम में कोई पदार्थ का गुण नहीं होता है। अगर सोना पीला रंग का अगर होता है, चमकता है, तो एटम चमकता नहीं है, ये कहा नहीं जा सकता है। ठीक है। पदार्थ का गुण एटम कैरी नहीं करता है, उसका मॉलिक्यूल कैरी करता है। मॉलिक्यूल को ही यहाँ पे हम लोग जनरली एक लेवल में एलिमेंट कह सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल एक्चुअली है क्या कि डायटोमिक पॉलीएटॉमिक हो जाता है। इस कारण से हम लोग एलिमेंट यूज करते हैं, ना कि मॉलिक्यूल। तो पदार्थ का गुण अगर कैरी करता है तो वो होता है तत्व, और कोई नहीं।
एलिमेंट्स का बहुत सारे टाइप्स हो सकता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। मेटल का प्रॉपर्टी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये शाइनिंग प्रॉपर्टी देते हैं। फिर कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट के होते हैं। इनमें डक्टिलिटी होती है, यानी कि डक्टिलिटी कहने का मतलब ये तार के रूप में लंबा खींचे जा सकते हैं। और इनमें मेलिएबिलिटी भी होती है, इसका मतलब इसको पीट करके एक पतला सा शीट चादर हम लोग बना सकते हैं। नॉन मेटल ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं और ना ही हीट के गुड कंडक्टर हो सकते हैं। अपवाद में कुछ कुछ है जो कि गुड कंडक्टर होते हैं, जैसे ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मेटल जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं और नॉन मेटल जनरली गैसेस फॉर्म में होते हैं, लेकिन कुछ मेटल लिक्विड फॉर्म में भी हैं, जैसे पारा और ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और नॉन मेटल में सॉलिड भी हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। इन दोनों के अलावा मेटलॉइड एक ऐसा चीज होता है जो मेटल वाला गुण भी रखता है और नॉन मेटल वाला भी, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर भी होता है और कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर भी होता है। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे मेटलॉइड हैं। इसको हम लोग कहते हैं उपधातु। अभी तक जितना एलिमेंट्स हम लोग को मिला है 100 से अधिक है, 106 एलिमेंट्स हैं और भी बढ़े हैं। उसमें से 92 यानी कि 92 एलिमेंट्स वो नेचुरल है। बाकी जो बच रहा है वो सारे एलिमेंट्स आर्टिफिशियल हैं, ह्यूमन मेड हैं। और इसके अलावा 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में, सॉरी गैसेस फॉर्म में अपने रूम टेम्परेचर पे मिलते हैं, रूम टेम्परेचर पे गैस फॉर्म में हो। 11 तत्व। और 2 तत्व ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में है, पारा और ब्रोमीन। और 2 ऐसे तत्व हैं गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम ये 2 ऐसे तत्व हैं जो कमरे के तापमान पर, कुछ अधिक तापमान पर वो अपने द्रव अवस्था को चेंज कर लेते हैं। यानी कि पहले सॉलिड अवस्था में होते हैं तो तुरंत वो मतलब मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है इनका, तो रूम टेम्परेचर पे भी थोड़ा सा बढ़ा तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, गैलियम और सीजियम। इनको हाईली रिएक्टिव भी कहते हैं, सीजियम को। ये हुआ तत्व के बारे में। तत्व के अलावा हम लोग के पास प्योर सब्सटेंस के रूप में बचता है यौगिक। कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिल करके कंपाउंड बनाता है। जैसे NaCl, इसमें 2 एटम मिला तो बनाया NaCl, ये कंपाउंड है। कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस होते हैं क्योंकि उनके अलावा उनके क्रिस्टल में कोई और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, उनके क्रिस्टल में उन्हीं का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा। यौगिक और मिश्रण में अगर डिफरेंस बात किया जाए तो मिश्रण क्या होता है कि एलिमेंट्स या कंपाउंड ये मिलकर मिश्रण बना सकते हैं, लेकिन मिश्रण कभी आपस में मिलकर के यौगिक नहीं बना सकते हैं। उसमें तत्व क्रिया करके, अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके कंपाउंड बनाते हैं यौगिक में। मिश्रण का जो कंपोनेंट होता है ये चेंजेबल होता है, लेकिन कंपाउंड का
जो कंपोनेंट होगा वो फिक्स होता है, चेंजेबल नहीं होता है। मिश्रण में जो उपस्थित कंपोनेंट्स हैं जितने, वो अपने अपने गुणधर्मों को दर्शाते हैं, लेकिन यौगिक में अगर एक यौगिक से दूसरे यौगिक में कन्वर्ट हो रहा है तो वो पूरी तरह से नया गुणधर्म यानी कि नया प्रॉपर्टी को कैरी करेगा, नया शो करेगा। कंपोनेंट्स अगर मिश्रण में देखा जाए तो फिजिकल मेथड से हम लोग सेपरेट करते हैं इजीली वे में, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फिर आपका फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, ये सारे। लेकिन यौगिक में अगर सेपरेशन लाना हो तो उसमें हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करवाना होता है या केमिकल रिएक्शन करवाना होता है, उसके अलावा कोई सेपरेशन मेथड नहीं है यौगिक में। तो इस तरह से हम लोग देखते क्या है कि मिश्रण और यौगिक में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो ये चैप्टर इस तरह से एंड करता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज को न्यूमेरिकली तौर पर समझेंगे। थैंक यू।